एक मिनट ना, वो महवेश वापस ज्वाइन कर लेना, चालू करने का। इसको मंडे से चेंज कर देंगे ना, मंडे को हम लोग एक नए उससे करेंगे, है ना, आईडी से। ये आईडी एक्चुअली जिस पे चल रही है वो शायद से प्रीमियम अकाउंट नहीं रहा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से खत्म हो जाती है, तो हम मंडे से उसको चेंज कर देंगे। अच्छा, मैं क्या, वो आवाज आ रही है ना भाई सबको? हाँ, है ना? यस। ठीक है, यस तो सर। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, तो वंस अगर आपको कोई भी ऐसी इंस्टेंसेस आइडेंटिफाई होते हैं जहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई नॉन कंप्लायंस हुई है, तो आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, जैसे कि ऊपर बात हमने करी। अदर देन इसके अलावा मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर सकते हैं कि भाई इस नॉन कंप्लायंस की वजह से आपके ऊपर कोई पेनल्टी इम्पोज करी गई है। आप रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ जो आपके क्लाइंट का कम्युनिकेशन हुआ है उसको आप फर्दर इंस्पेक्ट कर सकते हैं। आप अपने मैनेजमेंट बोर्ड मिनट्स फॉर मैनेजमेंट डिस्कशन, तो मैनेजमेंट में अगर कोई बोर्ड में मीटिंग हुई है तो उन बोर्ड, आप बोर्ड मिनट्स समझते हो क्या होता है? बोर्ड मिनट्स किसको कहते हैं? जल्दी बताओ, समझते हो नहीं समझते बोर्ड मिनट्स? नहीं पता बोर्ड मिनट्स की किसको कहते हैं? नहीं पता, किसी को नहीं पता यहाँ पे? यस। चलो कोई बात ही नहीं, पता बताता हूँ क्या होता है। जैसे मीटिंग हो रही है, से फॉर एग्जाम्पल अभी आप 4 जने हो, अब आप 4 जने मिलोगे कहीं मीटिंग अगर आप करोगे, तो हो सकता है कि सब लोग समय पे आ जाएं, सब लोग समय पे नहीं आए। ठीक हो सकता है ना, और मीटिंग में कोई आपको निर्णय लेना पड़े, तो अगर मान लो कोई एक ही जना आया 4 में से, तो वो डिसीजन तो लिया नहीं जा सकता। लिया जा सकता है क्या डिसीजन? ये सोचो। नो ले सर। सकते? नहीं सकता। ऑफ कोर्स की बात है, अगर सब आ गए, सब नहीं भी आए, 3 जने भी आए, तो भी डिसीजन लिया जा सकता है। मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स जो है वो प्रेजेंट है मीटिंग में, तो निर्णय भी लिया जाएगा। तो जो बोर्ड मिनट्स हैं दे आर नथिंग। वो आपने कंपनी सेक्रेटरी के बारे में सुना होगा, कंपनी सेक्रेटरी के बारे में सुना है आप लोगों ने? यस सर। तो जब कंपनी में बोर्ड मीटिंग होती है ना, तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड मेंबर्स के आने से लेकर के जाने तक की हर एक बात एक बुक में रिकॉर्ड करी जाती है। वो कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है, वो बैठता है मीटिंग के अंदर, और जैसे मीटिंग स्टार्ट होती है तो वो उस मीटिंग के अंदर ये लिखता है, नोट्स बनाता जाता है कि हाँ भाई जो है इस वक्त ये मेंबर आए, इस वक्त ये मेंबर आए, सभी सदस्य कितनी बजे इकट्ठे हुए हैं, कितनी बजे मीटिंग स्टार्ट हुई है, और इस मीटिंग में क्या क्या जो है, किन किन बातों पे निर्णय लिया गया है, डिसीजन किन किन बातों पे लिया गया है, ये क्या डिस्कशन हुआ था, जिसको की कंक्लूड हम लोग नहीं कर पाए। तो बोर्ड की जो मीटिंग होगी, उस मीटिंग का पूरा एक रिकॉर्ड प्रिपेयर होता है, एक बुक प्रिपेयर होती है जिसको हम मिनट बुक कहते हैं। आया समझ में यहाँ पे? यस सर। ठीक है, ग्रेजुअली जैसे जैसे आप थोड़ा आगे पढ़ोगे कंपनीज एक्ट और ये सब चीजें, तो आपको उसके फॉर्मेट्स वगैरह भी मिलेंगे ये चीजें। तो अब मान लो कि भाई कोई कानून की पालना नहीं हुई, तो उसको लेकर के अब क्या करें? कोई एक्शन हो सकता है कंपनी सोच रही हो डिसाइड करने के लिए, क्योंकि जरूरी है ना, कई बार रेगुलेटरी अथॉरिटीज हमारे ऊपर गलत भी पेनल्टी लगा देती है, ये भी तो हो जाता है। जैसे मैं, हम एक एडवोकेट है, तो हमारे साथ तो, मेरे पास तो हमारे ऑफिस में बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, क्योंकि हम लोग कमर्शियल देखते हैं, तो जहां पर क्या हो गया कि भाई मान लो ईपीएफओ अथॉरिटी है कि एसआईसी अथॉरिटी है, तो ये कई बार इंडस्ट्रीज पे, बिजनेसेस पे डिमांड नोटिस निकाल देती है, भाई आपका इतना पैसा बनता है, इतना पैसा आपको जमा कराना था, नॉन कम आपने कानून का उसका पालन नहीं किया। तो फिर जब वो कर देते हैं ऐसा, तो फिर क्या होता है, जब कंपनीज होती है तो कंपनीज में लीगल एक्शन लेने के लिए मीटिंग होती है, मीटिंग के अंदर उस लीगल एक्शन को अप्रूव किया जाता है। आ रही मेरी बात समझ में? कंपनी में कोई भी काम देखो ऐसे नहीं होता, हर काम मीटिंग में अप्रूव होगा और उसी के बाद वो काम किया जा सकता है। ठीक है ना? बात समझ में आई मेरी यहाँ पे? यस और नो? बोर्ड मिनट्स का मतलब यस समझ में आ गया? मतलब हाँ, यस डिस्कशन सर। से किया था तो बोर्ड मिनट्स का मतलब समझ। तो अब एज अ ऑडिटर अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई नॉन कंप्लायंस कितना सीरियस है, क्या है, तो मैं बोर्ड मिनट्स जो है वो उनका इंस्पेक्शन कर सकता हूँ, मीटिंग बोल सकता हूँ कि भाई आपके मीटिंग के नोट्स दिखाओ, क्या बने थे, उसमें क्या रिकॉर्ड हुआ है, तो अब मुझे समझ में आ जाएगा भाई कंपनी जो है वो क्या एक्शन लेने जा रही है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा अदर देन उन्होंने बोला है कि भाई कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट से आप इंक्वायरी करके देख सकते हैं, वो आपको पॉसिबल इम्पैक्ट जो है वो नॉन कंप्लायंस का बता देंगे। ठीक है, अब ये चीज हो गई यहाँ पे
पहले हमने हमने समझ लिया कि भाई नॉन कंप्लायंस है क्या, फिर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ली, फिर हमने प्रोसीजर समझ ली, फिर हमने ये समझ लिया कि अगर अच्छा आइडेंटिफाई हुआ तो करना क्या है, और आइडेंटिफिकेशन की लास्ट स्टेज होती है रिपोर्टिंग की। ठीक है ना, सब चीजों में देखो आपको ऐसे ही प्रोसीजर्स आपको मिलेंगे कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिपोर्टिंग कैसे होगी। तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना क्या अल्टीमेटली, अगर कोई नॉन कंप्लायंस हुई है और मुझे लग रहा है कि भाई मटेरियल इंपैक्ट है, तो अब मैं करूंगा क्या अल्टीमेटली, खुद जाकर तो कंप्लायंस नहीं करा सकता, तो अल्टीमेटली वी हैव टू रिपोर्ट, और रिपोर्ट टू हुम, आप मैनेजमेंट को क्या करेंगे, नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट करेंगे, या फिर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, इन लोगों को आप क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। आप बताएंगे कि भाई जो है कोई लॉ है, मुझे ऐसे इंस्टेंसेस नोट हुए हैं जहां पे आपने कानूनों की क्या नहीं करी है, पालना नहीं करी है, और ये मैटर आप क्या करेंगे, इनको रिपोर्ट करेंगे। आगे भी बात समझ में, यस और नो? Yes. Yes, sir. अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, और अगर कोई लॉ एंड रेगुलेशन ऐसा बना हुआ है जो ऑडिटर को रोकता है कि भाई आपको ये चीज मैनेजमेंट को रिपोर्ट नहीं करनी है, तो ही ऐसे केसेस में हम नहीं करेंगे, अदरवाइज हम मैनेजमेंट और डीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्ट करेंगे। अच्छा, अब अगर ऑडिटर ये मानता है कि भाई ये जो नॉन कंप्लायंस है वो इंटेंशनल है, वो जानबूझ करके करी गई है और मटेरियल है, तो ऐसे केस में मैनेजमेंट की जगह इन लोगों ने टीसीडब्ल्यूजी लिखा है ना। मैनेजमेंट से भी जनरली ऊपर जो गवर्नेंस के लोग होते हैं वो ज्यादा ऊपर होते हैं, तो अगर लग रहा है कि भाई मैनेजमेंट इन्वॉल्व है या नॉन कंप्लायंस इंटेंशनल मटेरियल, तो मैनेजमेंट की जगह आप ऐसे लोगों को रिपोर्ट कर लीजिए जो गवर्नेंस के लिए चार्ज है, रिस्पॉन्सिबल है। और अगर मैनेजमेंट को लगता है कि सॉरी ऑडिटर को लगता है कि मैनेजमेंट और टीसीडी जो डीसीडब्ल्यूजी के दोनों ही लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो फिर ऑडिटर को ये मैटर ऑडिट कमिटी या सुपरवाइजरी बोर्ड को क्या करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए। आगे बात समझ में, यस और नो? Yes. है ना? Yes, sir. अगर ऑडिटर को ये फील हो रहा है कि भाई मैनेजमेंट और डीसीडब्ल्यूजी के सभी लोग इन्वॉल्व हैं, तो भाई मैं तो अल्टीमेटली क्या करूं, तो कंपनी अगर ऐसी है जहां पे ऑडिट कमिटी है, तो ऑडिट कमिटी को या जो भी सुपरवाइजरी बोर्ड होगा, सुपरवाइजरी बोर्ड से मतलब हो गया कि भाई जो भी यहाँ पे सुपरविजन कर रहा है ऑडिट का, या फिर बाहर की जो अथॉरिटीज हैं, जिस अथॉरिटी ने लॉ बनाया उसको आप ये क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उस केस में जो हमारी फाइनल ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, अगर आपको लगता है कि नॉन कंप्लायंस का बहुत मटेरियल इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो आप ऐसे केस में क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन दे सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको रिपोर्ट बनाई थी ना, रिपोर्ट हमारी एक अनमॉडिफाइड रिपोर्ट होती है। कैसी रिपोर्ट होती है? एक हमारी होती है अनमॉडिफाइड। जब आप अनमॉडिफाइड रिपोर्ट जब होती है, जब आप ओपिनियन देते हो ट्रू एंड फेयर का। कैसा ओपिनियन देते हैं भाई यहाँ पे हम? ट्रू एंड फेयर का, तो वो अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। अगर मैं ट्रू एंड फेयर के ओपिनियन को मॉडिफाई करूंगा, तो ऐसी रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, मॉडिफाइड रिपोर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे भाई उसको यहाँ पे? मॉडिफाइड रिपोर्ट कहेंगे। आगे भी बात समझ में, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब एक टर्म और बता रहा हूं, अ क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन। हमारी अनमॉडिफाइड रिपोर्ट को एक नाम से हम जाते हैं जिसको हम अनक्वालिफाइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम यहाँ पे? अनक्वालिफाइड। मतलब अनक्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब अच्छी रिपोर्ट है ना। और अगर आप कुछ भी मॉडिफाई करते हो, तो फिर वो रिपोर्ट अनक्वालिफाइड नहीं होकर के यहाँ पे क्वालिफाइड रिपोर्ट कहलाती है। क्या कहलाती है यहाँ पे? फिर वो हमारी क्वालिफाइड रिपोर्ट कहलाती है। ये टर्मिनोलॉजी है, नथिंग इसका ज्यादा कोई वो नहीं है नेटवर्क, बस ये टर्म समझ में आनी चाहिए। व्हेन एवरीथिंग इज गुड, कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आप कह रहे हो ट्रू एंड फेयर ओपिनियन जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जिबिट कर रहे हैं, तो ठीक है। ऐसी रिपोर्ट को अनमॉडिफाइड रिपोर्ट या फिर अनक्वालिफाइड रिपोर्ट कहते हैं। आगे बात समझ में, यस और नो? क्लियर है चीज? Yes, sir. ठीक है, जैसे ही आपने अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर लिया, नाउ द रिपोर्ट बिकम द मॉडिफाइड रिपोर्ट और क्वालिफाइड रिपोर्ट। और उससे भी बुरी रिपोर्ट जो होती है उसको हम लोग एडवर्स रिपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम यहाँ पे? एडवर्स रिपोर्ट। मतलब मॉडिफाइड रिपोर्ट में दो तरह की रिपोर्ट होती है, एक हमारी क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है, एक हमारी एडवर्स रिपोर्ट होती है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आ गया समझ में भाई? क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. और लास्ट इन्होंने रिपोर्टिंग को लेकर के बोला है कि भाई फिर लास्ट में देखो, अगर आपको नॉन कंप्लायंस के बारे में पता है, तो आपको देखना है कि क्या आपके ऊपर कोई लीगल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या थर्ड पार्टीज को। दैट इज मतलब जैसे अगर आप मान लो कि भाई आप जियो की ऑडिट कर रहे हो और आपको कोई बड़ा ऐसा मैटर इवेंट आपकी नजर में आया है,
क्या ट्राई को रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है या नहीं है, तो वो रेगुलेटरी एथिकल या लीगल रिक्वायरमेंट आपको देखनी पड़ेगी। आगे भी बात समझ में, यस और नो? यस सर। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक और कंप्लीट कर लेते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ ये अपना लॉज एंड रेगुलेशंस वाला कंप्लीट ही हो जाएगा ना 5 मिनट। अब ये नॉकलर क्या है भाई? नॉकलर का फुल फॉर्म इन्होंने यहाँ पर दिया है, ठीक है ना, दी एथिकल स्टैंडर्ड रिस्पॉन्डिंग टू नॉन कंप्लाइंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, ये हमारा नॉकलर होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बताएं, एथिकल स्टैंडर्ड्स रिस्पॉन्डिंग टू नॉन कंप्लाइंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो जो IESBA है, कोड IESBA का जो कोड ऑफ एथिक्स फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं, वो यहाँ पर हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां डालता है। IESBA के बारे में अपन ने शुरू में पढ़ा है ना भाई, जो हमारा बोर्ड है यहाँ पर, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ जो अथॉरिटी है, तो वो जो IESB का कोड फॉर एथिकल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स है, वो हमारे ऊपर लॉज एंड रेगुलेशंस की कंप्लायंस को लेकर के हमसे कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट्स उन्होंने यहाँ पे लिखे हैं, या कुछ जिम्मेदारी वो हमारे ऊपर डालते हैं। अब वो जिम्मेदारियां हैं क्या भाई? तो ये हमको गाइडेंस देते हैं एज टू द एक्शंस दैट शुड बी टेकन इफ दे बिकेम अवेयर ऑफ एन इलीगल एक्ट कमिटेड बाय अ क्लाइंट और एम्प्लॉयर। तो अगर आपका क्लाइंट कोई गैर कानूनी गतिविधि कर रहा है, कोई इलीगल एक्ट कर रहा है बेटा, ठीक है, तो ऐसे केस में आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी एथिकल रिक्वायरमेंट क्या है? The additional requirement have been introduced to address the concern that the duty of confidentiality was acting as a barrier to the disclosure of potential knockler to public authorities in the appropriate. Auditors were resigning from the client relationship without knockler issues being appropriately addressed. ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बोला है कि भाई देखो, कॉन्फिडेंशियलिटी की बात होती है ना। अब आप मेरे क्लाइंट हो, क्लाइंट ने कुछ गैर कानूनी काम किया, तो फिर मेरे तो भी स्टिल कॉन्फिडेंशियलिटी वाली बात है यार, ये एथिकल नहीं लगता कि यार मैं क्लाइंट जो है उसके बारे में जो है वो सब लोगों को जाके बता दूं। ये सही लगेगा क्या? ये एथिकल है? यस और नो? नो सर। नहीं है ना। तो नो जनरली फिर क्या करते हैं, ऑडिटर को लगता है कि भाई अब दिस इज नॉट, अब आपको लग रहा है गैर कानूनी गतिविधि में इन्वॉल्व है, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को अलग कर लेते हो कि भाई हम दुनिया को बताएंगे तो नहीं, लेकिन हम आपके ऑडिट नहीं करेंगे आगे फर्दर, हम अपने आप को अलग कर लेंगे। तो ज्यादा ऐसा प्रैक्टिकली ये चीज देखने को मिली होगी यहाँ पे। तो इन्होंने वो देखते हुए एडिशनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो इश्यूज किए हैं। अब वो एडिशनल रिक्वायरमेंट है क्या, वो हम देख लेते हैं। Knockler set out the responsibility in relation to the responding to identify suspected non-compliance। तो नॉकलर आपके ऊपर जिम्मेदारी डालता है। नॉकलर मतलब समझ में आ गया, वो फुल फॉर्म ऊपर दे रखा है। नॉकलर क्या है? नॉकलर है एथिकल स्टैंडर्ड रिस्पॉन्डिंग टू नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। तो ये एथिकल स्टैंडर्ड है, बेसिकली IESBA का दिया हुआ स्टैंडर्ड है, और ये एडिशनल रिक्वायरमेंट है, अदर देन जो आप स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं उनसे आपके ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारी इसके अंदर डाली गई है, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डाली गई है, स्पेशली इन केसेस जहां पर आपको दिख रहा है कि आपका क्लाइंट जो है वो बेटा किसी गैर कानूनी गतिविधि या फिर किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, नॉन कंप्लायंस के मेजर यहाँ पर इश्यूज हैं, तो ऐसे केस में देयर आर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस सर। ठीक है, तो यस सर। नॉकलर सेट आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू, तो नॉकलर आपकी जिम्मेदारी डालता है कि किस तरीके से आप रिस्पॉन्ड करोगे अगर कोई नॉन कंप्लायंस आपको आइडेंटिफाई होती है, या आपको संदेह है कि भाई किसी तरह की कोई नॉन कंप्लायंस यहाँ पर है, कैसे आप रिस्पॉन्ड करेंगे, कम्युनिकेट कैसे करेंगे आप आइडेंटिफाई अदर और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस विद अदर ऑडिटर, डॉक्यूमेंटिंग और इनका डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया जाएगा। The aim is to generate the earlier response by management or TCWG and timelier intervention from public authority on reports of potential knockler, thereby mitigating adverse consequences for stakeholders at the general public। तो ये knockler इंट्रोड्यूस करने के पीछे हमारा एम क्या था कि भाई जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिस्पॉन्ड हमारा मैनेजमेंट करे या TCWG के लोग करें, और टाइमली पब्लिक अथॉरिटीज का मतलब हो गया सरकार, सरकार टाइमली जो है वो इंटरवेन, नॉकलर को लाने का पर्पस ये है कि भाई जितना जल्दी हो सके, अगर नॉन कंप्लायंस का मैटर है तो जितना जल्दी हो सके मैनेजमेंट रिस्पॉन्ड करे, TCWG रिस्पॉन्ड करे, जो सरकार है, जो पब्लिक अथॉरिटीज है वो इंटरवेन करें, ताकि
जो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस स्टेक होल्डर्स के लिए और जनरल पब्लिक के, मतलब देखो जो इन्वेस्टर लोग हैं, जो लोग जिनका हित जुड़ा हुआ है कंपनी के साथ, उनको नुकसान होने से बचाया जा सके। अल्टीमेटली तो नुकसान किसका होता है? अगर मान लीजिए कंपनी ने कोई कानून की पालना नहीं करी, जो भी चीज है, तो वही पैसा तो इन्वेस्टर का डूबेगा, या पब्लिक को जो है वो नुकसान होगा अल्टीमेटली। यस और नो? उन्हीं को होगा Yes, sir. लॉस तो, Yes, ठीक है ना? sir. हाँ, तो इन्होंने ये बेसिकली नॉकलर जो एथिकल स्टैंडर्ड बनाए हैं, ASBA ने स्पेशली हमारे जो लॉज एंड रेगुलेशंस को लेकर के, नॉन कंप्लायंस को लेकर के बनाया, उनका पर्पस बस ये है कि जल्दी से जल्दी नॉन कंप्लायंस की कंडीशन को जो है वो सुधारा जा सके। या तो मैनेजमेंट DCW सुधार दे, और वो इतना बड़ा है कि भाई यहाँ पे सरकार को दखल अंदाजी करनी चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए, तो पब्लिक अथॉरिटी टाइमली मैनर में क्या करे, यहाँ पर इंटरवीन करे। बस इतना इन लोगों ने नौकला के बारे में बताया, इससे ज्यादा कुछ है। आ गया भाई समझ में ये चीज? Yes. ठीक है, तो इसमें याद रखने वाली बात क्या हो गई भाई? ISBA ने नॉकलर बनाया कोड ऑफ एथिक्स, सेट्स आउट द एथिकल रिलेशन टू द एंटिटी कंप्लायंस, द एथिकल स्टैंडर्ड रिस्पोंडिंग टू नॉन कंप्लायंस विद रेगुलेशन, इसको नॉकलर कहते हैं। ये इसका फुल फॉर्म है। ये आपको गाइडेंस देता है, ठीक है, इन इन द केसेस जहां पे आपको ये पता चला है कि हमारा क्लाइंट किसी इलीगल एक्ट में कमिटेड, या उसने कोई गैर कानूनी काम किया है या इन्वॉल्व है। आ गया भाई समझ में? क्लियर है ये? यस और नो? ठीक है ना? Yes, तो sir. ये हमारा ये भी टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। दैट इज इसको लेकर के, लॉज एंड रेगुलेशंस को लेके। कल तो क्लास नहीं है, मंडे को क्लास होगी ना। मंडे को हम लोग क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? मंडे को हम लोग क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक आ गया अच्छे से समझ में? क्लियर है? सर मंडे को Yes, टाइमिंग sir. क्या रहेगा? मंडे को तो सेम टाइम ही रहेगा एक्चुअली। आज तो क्या है कि वो अब दिन से बरसात चालू हो गई थी ना हमारे यहाँ पे, 3-4 बजे से ही बरसात चालू हो गई। और वो था भी सही, हो सकता है फिर शाम को 7-8 बजे लाइट चल जाए, कुछ हो जाए। तो आई वॉज कि यार नहीं, क्लास खराब होगी, तो मैंने इसकी वजह से आज 5 बजे क्लास रखी थी। मंडे को आई होप अगर एवरीथिंग विल रिमेन फाइन, तो वो क्लास जो है वो टाइम पे रहेगी। अदरवाइज मैं आप लोगों को टाइमिंग मॉर्निंग कम्युनिकेट करूँ, ठीक है ना? Yes, sir. चलिए ठीक है, आज की क्लास में यहाँ पे खत्म करते हैं। बाय, गुड नाइट, मिलते हैं हम लोग मंडे को। Yes.